नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। प्रलयकारी बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है और मौसम विभाग ने आज भी 2 केंद्र शासित प्रदेशों समेत कुल 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर छत्तीसगढ़ पर बने दबाव के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और आज उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश की उम्मीदें हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश और इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और जिसकी वजह से कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। यूपी के मिर्जापुर में लगातार बढ़ रहे गंगा के पानी के कारण बाढ़ की स्थिति है और गंगा का पानी इस समय चेतावनी बिंदु 76.724 mm के साथ नजदीक पहुंच गया है और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित सदर तहसील के मल्लेपुर और नरसिंहपुर हैं। नरसिंहपुर में गंगा का पानी खेतों को डुबोते हुए घरों तक पहुंच गया है। गंगा में सबसे ज्यादा पानी की बढ़ोतरी पिछले 24 घंटे में हुई है, जिसके कारण किसानों की फसल डूब गई है। हरसिंहपुर में तो घरों तक पानी पहुंच गया है, वहां लोगों के घर और झोपड़ी डूब गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि देखिए कई जगहों पर ये बारिश उफान पर पहुंच गई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और चंदौली में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी के साथ में बढ़ रहा है और गंगा नदी का पानी गांव के पास तक पहुंच गया है। अब ऐसे में गंगा नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों में एक तरफ जहां बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ गई है, तो वहीं गंगा के तटवर्ती इलाकों में खेती करने वाले किसानों का भी काफी नुकसान हुआ है। मथुरा में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद मथुरा जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने भारी बारिश के कारण हुए जलभराव और हानि के संबंध में छाता तहसील के कई गांवों का निरीक्षण तक कर डाला। उन्होंने छाता के ग्राम कामर, लालपुर, देहगांव आदि का निरीक्षण भी किया और उनकी समस्याओं को सुना और उनके खेतों में हुए जलभराव का अवलोकन किया है। बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी के कारण यूपी के सीतापुर में हालात बेकाबू हैं। बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। सरयू नदी में आए उफान के कारण 80 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। करीब 25,000 की आबादी प्रभावित है और आसपास के गांवों का यह हाल है कि बाढ़ के पानी ने गांव को चारों ओर से घेर लिया है, जिससे गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बारिश ने कितना प्रलय मचाया है। फिलहाल ये 5 तस्वीरें आपको हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, जहां पर कानपुर और बुलंदशहर में भी भारी बारिश हुई है और हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत पांडे हैं संवाददाता बलिया से, सुरेश सविता कानपुर से, मधुर दरबारी प्रयागराज से, अश्विनी मिश्रा चंदौली से, अनिल मीणा बुलंदशहर से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कानपुर से सुरेश सविता का। सुरेश, कानपुर में भी हम लगातार देख रहे हैं कल दिन से ही लगातार बारिश हो रही है, रात भर भी लगभग झमाझम बरसात जारी रही है। सुबह थोड़ी राहत जरूर मिली है, जिससे दफ्तर जाने वाले लोग अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बरसात शुरू हो गई है। ये बारिश लोगों के लिए प्रलय भी लेकर आ रही है। देहाती इलाकों में खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा स्थिति खराब है। जी गरिमा, मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि जिस तरीके से कल रात में ठंडी हवा और बारिश ने आना शुरुआत किया, जिसका जो हम लोग ने लोगों ने देखा कि पूरी रात भर बारिश होती रही, ठंडी हवा चलती रही। गरिमा, कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि कई स्कूल जाने वाले बच्चे, कई ऐसे गार्जियंस, कई ऐसे रोज आवाजाही वाले लोग हैं जिनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है गरिमा, क्योंकि पानी का जो स्तर है वो लगातार बारिश गिरने के बाद बढ़ जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर हम लोग बात करें मौत का कुआं यानी कि हम जूही पुल की भी बात कर रहे हैं गरिमा, जहां पर देखा गया कि कई बार लोगों की मौत तक हो गई, लेकिन स्थिति जो की तो बनी। अधिकारी आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, चले जाते हैं। अभी हमारे साथी संवाददाता आकाश ने भी सुबह एक हमारे विजुअल डाले थे, जिसमें देखा गया था साफ तौर पर कि एक कच्चा मकान गिरने के बाद औरत गिर गई, उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। तो गरिमा, प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके के यदि हादसे होते हैं तो जिला प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि इसका जो
पैसा आना होता है, जो भी इसकी जो प्रतिक्रिया है लगभग 1 साल से, जैसे इस साल बारिश चालू हुई है तो इसी साल से आगे के जो प्रोसेस होते हैं वो चालू हो जाते हैं। आखिर अधिकारी आंखों में पट्टी बांधकर क्यों बैठे हैं, इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं? गरिमा, ये एक बहुत बड़ा विषय, जिस घर की महिला दब के मरी होगी उस समय वहां पर क्या स्थिति होगी, कैसी चीख पुकारे मची होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि इसके बाद भी जिला प्रशासन की आंख नहीं खुलती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय, और आने वाले चुनाव को, और जो नेतागण है जो बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासन को बेहतर तैयारियां करनी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति से निपटना आसान हो सके। और क्या इंतजाम प्रशासन ने रहे, इसका और अपडेट लेते हैं। अलग अलग जगहों से संवाददाता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बलिया से कृष्णकांत पांडे हैं। कृष्णकांत, क्या अपडेट है बलिया में? क्या प्रशासन ने कोई इंतजाम किए थे बारिश से पहले? नगर निगम की ओर से जो सफाई कराई जाती, क्योंकि हमने देखा है सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके चलते नालियां चौक हैं और यही वजह है कि लोगों के घरों में बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है, लोगों का अपने घर में रह पाना भी मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ की जो व्यवस्था है, जो नगर पालिका की व्यवस्था है, लगातार ज्यादा अधिकांश पैसे भी खर्च करने पर यहाँ की नाली है, जो साफ सफाई है, यहाँ पे चाक चौबंद किया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो बाढ़ का पानी है, जो 1.5 मीटर से लगभग, जो गंगा जी का खतरा बिंदु है, 1.5 से 2 मीटर लगभग ऊपर बह रहा है। यहाँ पे आज के न्यूज़ की जो टीम गई थी वहाँ पे जो निहोरा नगर था, वहां पे जहां वो लोगों से बातचीत की, और वहां यह मुश्किल से मालूम हुआ है कि उन्होंने बताया वहां के लोग जो हैं अस्त व्यस्त है, उन लोग को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। वो नाव को पैसा देना पड़ता है, जहां वो बता रहे हैं नाव से कि मुझे के पैसे देना पड़ता है बीमारी उमारी के लिए, जो भी राशन खत्म हो जा रहा है उसके लिए ले जाने के लिए बड़ी समस्या हो रही है। आम जनमानस को काफी दिक्कतें सामना उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, आम जनमानस के सामने समस्याओं का अंबार है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अश्विनी मिश्रा हैं चंदौली से, उनका भी रुख कर लेते हैं। अश्विनी, चंदौली में क्या हालात हैं? क्या अभी भी बारिश हो रही है और क्या इंतजाम किए गए? ये गरिमा बताना चाहेंगे, बारिश तो थम गई है, कल शाम से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी बाढ़ से लोगों की हाल। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बताना चाहेंगे कि बाढ़ से लोगों को राहत नहीं मिली है। लगातार बारिश के कारण जहां गंगा के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की से लोग परेशान हैं, गांव में पानी घुसने के कगार पर है, कई जगह घुस भी गया है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं लगातार बारिश के कारण दक्षिण की जो पहाड़ी एरिया है उसमें बारिश होने के कारण बंधों में ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो होने के कारण बंधों से पानी छोड़ा गया है, वो भी दूसरी तरफ तबाही मचा रहा है। और बिहार से चंदौली में आने वाला जो रास्ता है वो हलुआ नारायण का, उसमें दरार पड़ गई है और गांव में पानी घुस रहा है। तो चंदौली के उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ से लोग बेहाल हैं बाढ़ के कारण, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है। यहाँ 3 पर्यटक स्थल है, राजदरी, देवदरी और लतीफ शाह। वहाँ ओवरफ्लो होने के कारण बंधों में पानी का खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके पर्यटकों को रोक दिया है और हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये गंगा का रौद्र रूप जो है वो लोगों के लिए अभी भी भयावह साबित हो रहा है। जी गरिमा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में अनिल मेड़ा भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से अनिल, बुलंदशहर से क्या अपडेट है? बारिश की तबाही क्या देखने को मिल रही है और प्रशासन की ओर से कितने इंतजाम थे? फिलहाल लोगों के सामने कैसी मुश्किलें आ खड़ी हुई हैं? जी देखिए करीबन, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र है। एनसीआर में लगातार जिस तरह से अगर बात की जाए, तेज रात से लगातार जो बारिश हुई थी उससे काफी लोगों को नुकसान हुआ था। और इसकी बात करें जो पहले नुकसान हुआ था उस पर मरहम लगाने के लिए जनपद बुलंदशहर के जो जिलाधिकारी हैं सीपी सिंह, वो लोगों के पास जरूर गए थे। हालांकि उन्होंने फसलों का सर्वे भी किया था और अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि जो नुकसान हुआ है उसके जल्दी से जल्दी डाटा तैयार करें और डाटा करने के बाद जो किसानों के लिए मुआवजा दिलाएं। लेकिन आज सबसे सवाल यही आता है जो दोबारा फिर से जो बारिश बेमौसम बरसात हुई है इसने लोगों को तबाही करना फिर से शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा जो परेशानी करना मैं आपको बता दूं, इसमें जो सबसे ज्यादा आती है मजदूर वर्ग के लोगों को आती है, क्योंकि घर से निकलने में जब तक मजदूर को वर्ग है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाले लोग हैं और मजदूरी करने वाले लोगों के लिए रोज खाना और रोज कमाना होता है। और उसको लेकर जिस तरह से जो बरसात हो रही है उसमें मजदूरी करने नहीं जाएंगे तो आगे वो परिवार का पालन पोषण करना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। अगर
बात की जाए, देखिए नुकसान की तो इस समय जो नुकसान है, धान की जो फसल है वो पूरी तरह से गिर गई है और गिरने के बाद में लगातार उनमें काफी नुकसान है। अगर पशुओं के चारे की बात करें तो ज्वार की या बाजरे की जो फसलें थी वो भी जलमग्न हो चुकी है, उनसे भी काफी नुकसान होने की संभावना किसानों के लिए जताई जा रही है। अगर बात की जाए लोगों को जिस तरह से अगर बात की जाए फसलों की, तो फसलों में जिस तरह से अगर बात किया सब्जियों की, तो सब्जी की अगर तोरई की फसलों बात की, तोरई हो, लौकी हो या मूली की बात करें, तो तमाम जिस तरह से अगर बात देखी जा रही है तो लगातार मूलियों में लगातार करीब 2-3 फुट पानी भरेगा, जिससे कि तमाम मूली जो अंदर पानी की वजह से गल गई है और सड़ गई है, तो लोगों को काफी नुकसान है। और अगर बात की जाए जो लगातार मकान भी पहले बरसात में काफी मकान जनपद बुलंदशहर में गिरे थे। हालांकि देखिए अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ जो मृतक जो जनहानि होती है उसमें तो मुआवजा ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर बात की जाए जो हमारी कई अधिकारियों से बात हुई थी, तो उसमें जो गर्मा जिस तरह से लोगों का जो मकान गिरता है और उसमें कम से कम 1 से 2-3 लाख रुपए का नुकसान होता है, और उसमें प्रशासन की तरफ से मात्र 3,000 से लेके जो सबसे ज्यादा मुआवजा जो मिलता है वो 6,500 रुपए तक मिलता है, 3,000 से 6,500। तो जहां तक लोगों के जो मकान गिरे हैं और जो नुकसान हुआ है, उन लोगों का सिर्फ यह कहना है कि आखिरकार 3,500 रुपए से लेकर 6,500 रुपए में आखिरकार मकान की पूर्ति कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको भी मुआवजे को कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा, जिससे कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो मकान एक बार बना नहीं पाते और जो बरसात के कारण गिर रहे हैं, तो उनके मकानों की कहीं ना कहीं जो प्रशासन जो सरकार को मुआवजा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो मृतक है उनके लिए तो मुआवजा जरूर 4 से 5 लाख तक जरूर मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आपके पास में लौटेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बरसात से लोग कितना परेशान नजर आ रहे हैं और किस तरीके से ये बारिश प्रलयकारी साबित हो रही है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रलयकारी बारिश को लेकर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ में मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। अतुल जी, लगातार देखिए मौसम विभाग की ओर से जो एडवाइजरी है, अलर्ट है, वो भी जारी किया जा रहा है, लेकिन हम आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि ये बारिश लोगों के लिए प्रलयकारी साबित हो रही है। एक तो किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है और दूसरा ये कि लोग भी बहुत परेशान हैं, पानी भर रहा है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, कच्चे मकान जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है ढह जाते हैं। न जाने कितने लोगों की अलग अलग जगहों पर जान चली गई है। इस बारिश से कब राहत मिलने के आसार हैं भला? देखिए अभी ये जो सिस्टम है, ये जो साउथ चाइना सी में यागी तूफान आया था उसका रिमेनेंट बंगाल की खाड़ी में इमर्ज होने के बाद वो इंटेंसिफाई हुआ और डीप डिप्रेशन की तरह वो आगे बढ़ा। ये इसका मूवमेंट कंपैरेटिवली स्लो रहा नॉर्मल मूवमेंट की तुलना में, क्योंकि वेस्टर्ली में एक ट्रफ थी, वेस्टर्न डिस्टरबेंस था, वो इसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, इसलिए ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड बढ़ रहा है। बट स्पीड धीरे होने की वजह से हर एक जगह पे ये जहां से भी क्रॉस हो रहा है वहां हर जगह ज्यादा देर रुकने की वजह से बारिश जो है वो अमाउंट वाइज ज्यादा हो रही है, इंटेंसिटी क्यूमुलेटिव जो है वो ज्यादा हो जा रही है। लेकिन इसका प्रेडिक्शन जो है वो हमने 4-5 दिन एडवांस में किया था और सारी कंसर्न्ड एजेंसीज को ये बताया गया था कि हेवी टू वेरी हेवी रेन होगा। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था और 9 स्केल में हमने इसमें रेड अलर्ट भी दिया है। अभी अगर पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश की बात करें तो इधर वेस्ट यूपी में आज सुबह 8:30 बजे तक कई जगहों पे भारी से बहुत भारी या फिर सबसे ज्यादा बारिश जो हमारे पास आई है वो राठ हमीरपुर में 22 सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो ये एक्सट्रीमली हेवी रेन है। बाकी बुंदेलखंड के रीजन और ये कानपुर के आसपास ये सारे रीजन्स में वेरी हेवी रेन हुई है, 12 से लेके 20 सेंटीमीटर के बीच में इन जगहों पे बारिश हुई है। अभी ये जो सिस्टम है वो उत्तरोत्तर कमजोर पड़ रहा है। ये पहले डीप डिप्रेशन था, फिर झारखंड का आसपास आके ये डिप्रेशन बना, औदाब बना, उसके बाद ये वेल मार्क्ड लो बना। अभी भी ये वेल मार्क्ड लो है और इसका जो सेंटर है वो
नॉर्थ एमपी और एडजॉइनिंग साउथ यूपी के आसपास है, जो वेस्टर्न पार्ट है बुंदेलखंड के आसपास। ये अगले 24 घंटे में और कमजोर पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो इसका मैक्सिमम रेनफॉल एक्सटेंट है वो वेस्ट यूपी का सदर्न हिस्सा, मतलब ये सेंट्रल यूपी में कानपुर से लेके आगरा के आसपास तक का रीजन, इवन थोड़ा नॉर्थ तक भी जा सकता है, क्योंकि एक हरियाणा, नॉर्थ हरियाणा के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो आज जो है वो वेस्ट यूपी में ज्यादातर हिस्सों पे बारिश होगी, वाइड स्प्रेड रेन होगी। और इसके साथ साथ ये दक्षिणी और उससे लगे हुए इलाकों में जो है वो भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। सेंट्रल यूपी में कानपुर के आसपास के हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। कल तक इस सिस्टम जो है वो और आगे वेस्टवर्ड निकल जाएगा और कमजोर भी पड़ जाएगा अभी की तुलना में। तो कल से जो है वो बारिश में ड्रास्टिक रिडक्शन आएगा और वो आइसोलेटेड रेन हो जाएगी, ज्यादातर जगहों पे बारिश खत्म हो जाएगी, कहीं कहीं छिटपुट बारिश तक सीमित हो जाएगी। तो मतलब इसका जो अधिकतम प्रभाव था पूर्वी उत्तर प्रदेश पे ये कल था, कल यानी कि 17 सितंबर को, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे कल रात से लेके आज तक रहेगा इसका प्रभाव। कल दिन चढ़ने के बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद ज्यादातर जगहों पे मौसम शुष्क हो जाएगा, कहीं कहीं छिटपुट बारिश, हल्की बारिश हो सकती है। तो मतलब इसका जो प्रभाव है वो आज तक है, कल से इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। प्रयागराज से मधुर, प्रयागराज से क्या अपडेट है? ये बताया जा रहा है कि नदियों का जलस्तर काफी तेजी के साथ में बढ़ रहा है और जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं इनके लिए खास तौर पर दिक्कतें आ गई हैं। अनम्यूट कीजिए मधुर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। बोलिए। हेलो, जी अब आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी हाँ, गरीब बात आपको बता दूं कि इस समय संगम प्रयागराज के संगम क्षेत्र में उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये पूरा कछार एरिया है और यहाँ पे गंगा और नदी गंगा का पानी जो आप देखेंगे कि वो अपने घाट से निकल करके यहाँ तक पहुंच गया है। आप देखिए यहाँ पे आज पूर्णिमा का स्नान हो रहा है और यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित है और उनको घाट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। और वो यहाँ आप देखिए एकदम यहाँ पे आ गई हैं। ये बांध, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये बांध है और इस बांध पे यहाँ पे वो यहाँ तक पहुंच गई है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि संगम नगरी के लोग जो है वो 3 तरह की परेशानी से जो है अपने आप को जूझ रहे हैं। कल पानी बहुत ज्यादा बरसा है, रात भर बरसा है, करीब 8-10 घंटे पानी बरसा है, भारी बरसात हुई है, जिसके कारण तो परेशानी है ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये केवल यहाँ पे जो गंगा जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है वो केवल यहाँ के पानी, बरसात के पानी से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ये जो पानी आ रहा है, ये बरसात के पानी जो पहाड़ों पर बरसात हो रही है वहां के पानी से भी आ रहा है। वहां पे चंबल, केन, बेतवा, उन नदियों का पानी भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गंगा और जमुना के जलस्तर में जो बड़ा वृद्धि हो रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बैराज से भी जो है पानी छोड़ा जा रहा है। जैसे कि कानपुर बैराज से सोमवार को करीब 2,73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, मंगलवार को करीब 2,96,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, नरोला से करीब 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और क्या कहते हैं, अभी हरिद्वार बैराज से भी जो है करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जो और ये दोनों जो नरोला और हरिद्वार का पानी अभी प्रयागराज तक नहीं पहुंचा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जलस्तर जो है वो थोड़ा सा कम होने जा रहा था, थोड़ा कम हो रहा था यहाँ पे गंगा जमुना का, वो फिर से बढ़ने की कगार पे है पूरी तरीके से। और जैसे मैंने कि आपको बताया कि कल पूरा दिन और रात जो है पानी बरसता रहा और शहर वाले पूरी तरीके से उसमें जो है परेशान रहे, बदहाल रहे। और इसके अलावा कछार का एरिया जो यहाँ पे है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एरिया भी गंगा नदी के किनारे का किनारा है और यहाँ पे बांध के पास में खड़ा हुआ जहाँ पे करीब आधी दूर तक जो है पानी पहुंच चुका है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो गंगा जी का यहाँ पे जो डेंजर लेवल है वो 84.74 मीटर माना जाता है, जबकि यहाँ पे जो पानी है वो गंगा जी करीब 83.73 मीटर तक पहुंच चुका है। इसी के साथ ही यमुना का भी जो क्या कहते हैं डेंजर लेवल है वो करीब 83.96 लेवल तक पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर के अभी ये दोनों नदियां जो डेंजर लेवल के बिल्कुल आसपास ही बह रही हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो है धीरे धीरे कमी होनी चाहिए। और अभी तक तो वृद्धि चल रही थी, लेकिन कल से कुछ
कमी इसमें देखी जा रही है, 2 मिलीमीटर करीब कमी देखी जा रही है, जो कि ना के बराबर है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हरिद्वार नरोरा बैराज का पानी अभी यहाँ नहीं पहुंचा है, और जब यहाँ पहुंचेगा तो डेफिनेटली ये जो पानी है, ये जल वृद्धि है, ये फिर से बढ़ेगी। और आपको मैं बता दूं कि संगम नगरी में आज जो है पूर्णिमा का जो यहाँ पे त्योहार मनाया जा रहा है, कल से पितर शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहीं पे एक बड़ा मंदिर है, हनुमान मंदिर है, जिसमें लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो पूरी तरीके से गंगा जी की गोद में समा चुके हैं। गंगा जी ने अपने पुत्र को अपनी गोद में ले लिया है। और आपको भी बता दिया, एक बार नहीं हुआ, इसके पहले भी एक बार हो चुका है, और इस समय इस बार तो और भी स्थिति जो है ज्यादा विकराल है, और पूरी तरीके से मंदिर जो है आप देखेंगे तो वो पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। इसको चलते प्रशासन ने जो है यहाँ पे करीब 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों को आज की तारीख में बंद कर दिया, जिससे किसी तरीके की कोई भी जो है तो कोई ऐसी परिस्थिति उपस्थित ना हो जाए, कोई ऐसी पैदा ना हो जाए जिससे बच्चों को किसी तरह का नुकसान हो सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी कल ही की घटना है, करीब 12 मछुआरे जो है गंगा जमुना के संगम पे जो है मछुआरे जो है अपनी मछली पकड़ने के लिए, अपना रोज आजीविका चलाने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उनकी नाव जो है वहां भटक गई। करीब 3 नाव थी, जिनमें 2 नाव तो जाके पीपल के पेड़ से टकरा के रुक गई, लेकिन एक नाव जो है वो थोड़ा सा उसमें डिसबैलेंस हो गया। लेकिन ये मैं कहूंगा कि प्रशासन की सतर्कता यहाँ पुलिस से लगी हुई है, और एनडीआरएफ ने जा करके और उसकी सहायता टीम ने और लोकल प्रशासन ने मिल करके उन 12 मछुआरों को पूरी तरीके से सेफ तरीके से रेस्क्यू किया और बाहर लेके आ गए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मधुर, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि लोग परेशान हैं, लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं, और खास तौर पर ये जो घटनाएं हो रही हैं घर गिरने की या जो मकान गिर जाते हैं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है। मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, एक बार फिर से इनका रुख कर लेते हैं। अतुल जी, क्या ये बेमौसम बरसात में गिनी जाएगी? क्योंकि किसानों की कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके लिए ये बारिश प्रलयकारी है, और कई सारी फसलें बुलंदशहर में अनिल ने बताया कि बर्बाद हो गई हैं, किसानों की किसान परेशान हो गया है। तो इस बारिश को किस कैटेगरी में आप वैज्ञानिक देख रहे हैं, और क्या ये किसानों की फसलों के लिए पूरी तरीके से नुकसानदायक है? देखिए, बारिश की जहां तक बात है, ये सीजनल रेन ही है, ये बेमौसम बारिश नहीं है, क्योंकि मानसून सीजन जो होता है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है। उत्तर प्रदेश से मानसून हटने की बात करें तो वो 25 सितंबर के बाद ही शुरू होता है उत्तर प्रदेश से मानसून रिट्रीट होना। तो अभी तक ये मानसूनल रेन में ही आएगा। और दूसरी चीज जो है नुकसान होने के उसके 2 कारण हैं। ये बारिश जो है सिर्फ बारिश नहीं हुई है, इसमें विंड भी थी, क्योंकि डिप्रेशन था, तो इसमें विंड की स्पीड 20 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास में रही है साउथ यूपी और उससे लगे हुए इलाकों में। तो अभी जो है वो किसानों को जो मुख्य रूप से नुकसान हुआ है, जो धान को छोड़ के बाकी जो फसलें मैच्योरिटी स्टेज के आसपास थी, या इवन धान भी जहां पे हवा तेज हो गई और खेत में पानी था, वहां कुछ जगहों पे धान को भी नुकसान हुआ है। बट ओवरऑल इस चीज को मतलब जो मैच्योरिटी स्टेज में थी उनमें 4-5 दिन पहले जो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट की गई थी, तो जो जागरूक किसान हैं उन्होंने शायद अपना हार्वेस्टिंग या जो भी चीजें पहले की जानी थी वो उन्होंने किया होगा, ताकि जो फसलें अभी पकी नहीं है, खेत में है और वहां पे इस तरीके का वेदर है, तो उसमें कुछ ज्यादा वो कर नहीं सकते। पानी लगने पे जलनिकास वगैरह करना मतलब उनको सजेस्ट किया जाता है, लेकिन जब इस तरह की रेन होती है तो वो लगभग सारी ही जगहों पे पानी होता है, तो उसमें ये उपाय बहुत ज्यादा काम नहीं करते। लेकिन एटलीस्ट मतलब जब आपको वेल इन एडवांस इंफॉर्मेशन है, तो कोई चीज जो हायर एट रिस्क है और अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे है उसको वो कर सकते हैं। दूसरा चीज, आपके संवाददाता कोई बता रहा था कि घर गिर गए हैं, ये चीजें, तो ये हम आजकल इम्पैक्ट बेस्ड एडवाइजरी और रिस्क बेस्ड वार्निंग देते हैं, उसमें हमने ये सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि हवा तेज होगी तो जो अनसिक्योर्ड स्ट्रक्चर हैं और जो थैच्ड हट्स हैं इनको नुकसान पहुंचेगा, कच्ची दीवारें हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, जो पुराने घर हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। हवा तेज होगी तो जो झोपड़पट्टियां हैं या अनसिक्योर्ड स्ट्रक्चर हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ इसमें इस तरह की बारिश में लाइटनिंग भी एसोसिएटेड होती है, तो बहुत सारी जगहों पे लाइटनिंग की वजह से भी कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो उसको लेके भी एडवाइजरी जारी की गई थी और राहत आयुक्त कार्यालय ने उनको कंसर्न एजेंसी तक पहुंचाया होगा, क्योंकि ये एडवाइजरी जो है वो 3-4 डेज वेल इन एडवांस विद एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट डिसमिनेट की गई है। तो बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से जो कि हम मतलब जान माल का नुकसान कर रोक सकते हैं, बट जो खेती का नुकसान हुआ या जो फाइनेंशियल लॉसेज है
उनको कुछ हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है, बट पूरी तरह से बिल्कुल zero नहीं। उम्मीद यही है कि देखिए मिनिमाइज हो जाए और किसानों को, आम लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि ये प्रलयकारी बरसात फिलहाल आतंक मचाए हुए है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जो प्रलयकारी बारिश को लेकर अपडेट दे रहे थे। और आपको बता दें कि बरसात कई जगहों पर प्रलय लेकर आई है, कई मकान दबने से लोगों की जान चली गई है। तो वहीं अन्नदाता भी इस बरसात के चलते परेशान है क्योंकि उसकी फसलें तबाह हो गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।